हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निवेश की धारणा तथा प्रकार, यानी कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं और उनकी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। निवेश क्या है? जैसा कि आपको पता है, किसी भी कोई भी प्रोडक्शन हम करते हैं तो हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो उत्पादन के उत्पादित कारकों को, स्टॉक को पूंजी कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारे पास स्टॉक होता है, जिन जैसे मेन मेड कोई भी गुड्स है जो मानव द्वारा बनाई गई है, उनको हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो इन स्टॉक का प्रयोग कैसे होगा? मान लिया हमारे पास कोई भी हमें प्रोडक्शन करना है, तो हमारे पास जितना ज़्यादा स्टॉक होगा हम उतनी ज़्यादा ही उस वस्तु का उत्पादन कर सकेंगे। ठीक है, या हमारे पास उतनी ज़्यादा क्षमता होगी। ठीक है, इस स्टॉक को ही हम पूंजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आएगा कि उत्पादक का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि उनके पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती रहे। बिल्कुल जी, जो भी प्रोड्यूसर है वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी जो पूंजी की स्टॉक है, यानी कि उसके पास जो कैपिटल है और जो भी मैन मेड वस्तु है या जो भी चीज़ है, उनमें लगातार वृद्धि होती रहे। क्योंकि जब लगातार वृद्धि होगी तो उनकी उत्पादन की क्षमता में भी लगातार वृद्धि होती रहेगी, और इससे एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है। तो देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो भी हमारे पास स्टॉक में वृद्धि होती है एक साल के अंदर, जो भी हमें एक साल के अंदर जो वृद्धि होगी उसे हम क्या कहेंगे? निवेश कहेंगे। ठीक है, तो इसे निकालते कैसे? देखो, आई बराबर डेल्टा के, यानी कि चेंजिंग के। तो यहाँ पे आई हमारा इन्वेस्टमेंट है, के हमारा कैपिटल है। ठीक है, तो निवेश वर्ष के दौरान पूंजी में, स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि एक वर्ष के अंदर जितना भी हमने परिवर्तन हुआ हमारी पूंजी के अंदर, हमारी पूंजी के स्टॉक के अंदर, वो हमारा क्या कहलाएगा? निवेश कहलाएगा। ठीक है, पूंजी के स्टॉक से परिवर्तन को पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन भी इसको कहते हैं, कि जितना भी हमें स्टॉक में परिवर्तन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल फॉर्मेशन भी कहलाता है। अतः निवेश तथा पूंजी निर्माण शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण और निवेश क्या है, तो हम बोलेंगे कि दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, अतः निवेश को पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। ठीक है, तो निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया है। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे स्थिर निवेश, माल सूची निवेश। तो यहाँ पे है फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जैसा कि नाम से आपको पता ही लग रहा होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो आइए देखते हैं क्या है ये। देखो, स्थिर निवेश अभिप्राय एक लेखा वर्ष की उत्पादित लेख अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होना। यानी कि जितनी भी हमारे पास फिक्स, हमारे पास एसेट्स है, जो भी हमारी फिक्स के संपत्तियां हैं जो परमानेंट है, जैसे लैंड है, वो सॉरी लैंड, लेबर, लैंड हो गया, लेबर हो गए, सॉरी लैंड हो गया, हमारी प्लांट हो गया, जो भी हमारी मशीनरी है, तो ये क्या हमारी फिक्स है ये सारी चीज़ें। तो इनके स्टॉक में अगर हम वृद्धि करेंगे तो हमारे क्या होगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगी। ठीक है, इसके अंदर हमारी परिसंपत्तियां आ गई, पूंजीगत वस्तुएं आ गई। ठीक है, और इसे हम स्थिर निवेश कहेंगे। तो उदाहरण के लिए देखिए, यदि वर्ष 2014 के आरंभ में एक उत्पादक के पास 5 मशीनें और वर्ष 2014 के अंत में 7 मशीनें हैं, तो वर्ष 2014 के दौरान उसके स्थिर संपत्ति दो मशीनों की वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसके जो स्थिर निवेश है वो 2 मशीनें हैं। ठीक है जी। और स्थिर निवेश कैसे निकालेंगे? कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट, जो निवेश था या परिसंपत्ति थी, या परिसंपत्ति को स्टॉक था या पूंजीगत स्टॉक था, उसमें से लास्ट में जितनी हमारे पास परिसंपत्तियां है, स्टॉक है, उसको घटा देंगे। हमारे पास अगर ज़्यादा कम हुई है तो हमारे पास कम आ जाएगी, अगर ज़्यादा है तो हमारे पास ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे स्थिर निवेश का महत्व। ठीक है, इसका महत्व कैसे है, इस बात को तो आप खुद ही समझ सकते हो। अगर जितनी हमारे पास ज़्यादा मशीनें होंगी या हमारी फिक्स कैपिटल होगी या फिक्स परिसंपत्ति एसेट्स होगी तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। फिर भी देखते हैं बुक क्या कह रही है, कि हम जानते हैं कि स्थिर निवेश अभिप्राय उत्पादकों की परिसंपत्तियों में स्टॉक में वृद्धि से है, इसका निहित प्लांट तथा मशीनरी की संख्या में वृद्धि से है। ठीक है, जैसे जैसे पैमाने प्लांट के उत्पादन में वृद्धि होगी, प्लांट में या मशीनरी में या जो भी किसी भी चीज़ में, तो उसके पैमाने में भी वृद्धि होगी, आकार बढ़ता जाएगा, और तब उत्पादक छोटे पैमाने पर उत्पादन की अपेक्षा बड़े उत्पादन करने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो साफ नहीं दिखाई दे, ब्लर दिखाई दे, तो आप 3 डॉट्स के ऊपर जाके इसकी क्वालिटी को बढ़ा लेना, क्योंकि ये बुक है और ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत छोटे हैं, तो ये अगर ऑटो पे चलेंगे 144 पे तो ब्लर हो सकते हैं। ठीक है जी।
इसके बाद देखेंगे उत्पादन के पैमाने में वृद्धि का अर्थ उत्पादन के स्तर में वृद्धि, यानी कि जो भी उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होगी तो यानी कि उत्पादन का लेवल भी बढ़ेगा, यानी उसका आउटपुट का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि हम किसी भी आपके घर में ले लो, या मतलब कि आपके आपके घर में आपके फादर या भाई कोई भी किसी ने बिजनेस खोल रखा है, या आपने अपने ऊपर ले एग्जाम्पल लेके देख लो कि पहले हम अगर छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास वो चीज़ कोई चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास उसका आउटपुट भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे ये है कि उत्पादन के पैमाने में अगर वृद्धि होगी तो हमारा जो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो भी, आउटपुट का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार स्थिर पूंजी निर्माण अर्थव्यवस्था के उत्पादन स्तर को बढ़ाता है और ये समृद्धि और विकास का सूचक, यानी कि ग्रोथ का और डेवलपमेंट का ये सूचक है। ठीक है, अब देखेंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के पैमाने को प्लांट तथा मशीनरी की संख्या के रूप में मापा जाता है। प्लांट मशीनरी की संख्या में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन का पैमाना प्रत्यक्ष रूप से स्थिर निवेश के आकार से संबंधित है। जितना निवेश अधिक होगा उत्पादन का पैमाना उतना ही अधिक होगा। तो ये कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है, तो आप खुद ही समझ सकते हो इतना तो, कि जैसे जैसे अगर हमारी प्लांट मशीनरी बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ेगी और हमारा प्रोडक्शन का लेवल हाई होता जाएगा। और जैसे प्रोडक्शन का उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा तो हमारे आउटपुट और ज़्यादा होगा, और जितना आउटपुट अगर हमें ज़्यादा करना है तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना होगा, हमें निवेश भी ज़्यादा करना होगा। इसके बाद है माल सूची निवेश। अब देखेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर आ गया इन्वेंट्री, यानी कि माल सूची, यानी कि एक पॉइंट से रिलेटेड है एक, यानी कि किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उसमें तैयार वस्तुएं भी हो सकती है, जो बिना बिकी वस्तु है, अर्ध तैयार वस्तुएं भी हो सकती है, और कच्चे माल भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, माल सूची या इन्वेंट्री स्टॉक का कहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक स्टॉक में परिवर्तन होता रहता है। वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पाद का माल सूची निवेश कहते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, हम यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वहाँ एक पॉइंट से इसको डिनोट करेंगे कि जैसे देखो तैयार वस्तु है, कुछ वस्तु तैयार है लेकिन अभी बिकने के लिए बाहर गई नहीं है। दूसरी अर्ध तैयार वस्तु है जो फाइनल अभी निकली नहीं है। ठीक है, तीसरा कच्चे माल। इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारे पास माल सूची स्टॉक कहा जाता है। तो इन समय के साथ साथ क्या है कि स्टॉक में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, माल सूची में होने वाले परिवर्तन को ही माल सूची निवेश कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक माइनस लेखा वर्ष के आरंभ में माल सूची स्टॉक, यानी कि जो हमारे पास लास्ट में एक ईयर के लास्ट में जो माल बच गया है उसमें से जो आरंभ में माल हम लगाएंगे उसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माल सूची निवेश आ जाएगा। इसका महत्व क्यों है, बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए उद्देश्य माल सूची बनाए रखना कहा जाता है। पूर्ति की कमी से निपटने के लिए कच्चे माल की माल सूची आवश्यकता होती है। इस तैयार वस्तु सूची बनाने का उद्देश्य मांग में होने वाली वृद्धि को पूरा करना है। तो देखो, अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर चीनी महंगी हो जाएगी तो आपके घर वाले क्या करेंगे, काफ़ी सारी चीनी ला के रख लेंगे। तो इसी तरह से एक बिजनेस में भी होता है। तो क्या है कि हम बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, उत्पादक क्या करता है, वो देख लेता है कि अगर आने वाले टाइम के अंदर अगर कुछ चीज़ घटने या बढ़ने वाली है तो उसी के हिसाब से वो अपने जो उसके कच्चे माल है उसकी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, वो देखता है। और वो एक उसके पास ये एक चीज़ होती है कि वो कभी भी अपने बिजनेस के अंदर या अपने उत्पादक के अंदर माल की कमी नहीं करना चाहता है। इसीलिए क्या करेगा, वो पूर्ति को ज़्यादा कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टॉक कर लेगा। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इनकी माल सूची निवेश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं कि 1000 वॉशिंग मशीनें बेच सकता है, कोई भी है वो 1000 वॉशिंग मशीनें बेच सकता है, किंतु मांग के अभाव के कारण वह वास्तव में 500 मशीन नहीं बेच पाता है। इस स्थिति में 500 मशीनों को अनचाहा स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, उत्पादक के लिए स्टॉक का कोई महत्व नहीं है, ये केवल हानि को प्रकट करता है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जितना चाहे उतना ज़्यादा माल ला के कच्चा माल रख ले, उससे हमें हानि होगी, क्योंकि माल पड़ा पड़ा ख़राब भी हो सकता है। काफ़ी वस्तु ऐसी होती है, तो वो देख के एडजस्टमेंट करके अपने भविष्य की चीज़ों को देख के वो ये चीज़ करता है। इसके बाद है सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्य ह्रास की धारणाएं। अब देखेंगे वर्ष के दौरान परिसंपत्ति तथा मूल्य स्टॉक को खरीदने के लिए किया गया खर्च सकल निवेश कहते हैं। यानी कि अगर देखो अभी हम फिक्स स्थिर परिसंपत्तियां और स्टॉक दोनों पढ़ के आए हैं, तो इनके ऊपर जो एक वर्ष के दौरान हम खर्च कर रहे हैं खरीदने के लिए, वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से याद रख सकते हैं कि लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों पर खरीदने पर व्यय प्लस में लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक पर व्यय, ये क्या कहलाएगा, हमारा सकल निवेश कहलाएगा। इसके अंदर एक नोट दिया है कि उत्पादक
के पास बिना बिकी वस्तुओं के स्टॉक को सम उत्पादक द्वारा की गई खरीद माना जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई बगैर बिकी हुई वस्तु है तो हमारे लिए खरीद है, वो परचेज है, तो माल सूची स्टॉक पर किए गए कुल व्यय का यह एक भाग बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश कैसे निकलेंगे? सकल निवेश में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, यानी कि घिसी पिटी या परिसंपत्तियों पर व्यय किया गया उसको घटा देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा? शुद्ध निवेश आ जाएगा। सकल निवेश है तो अगर कैसे निकालेंगे? शुद्ध निवेश प्लस में मूल्यह्रास, हमारे पास सकल निवेश आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे शुद्ध निवेश का महत्व। शुद्ध निवेश अभिप्राय है वस्तु के स्टॉक में वृद्धि से है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको देखना है कि शुद्ध निवेश क्या है। शुद्ध निवेश अभिप्राय वस्तु के स्टॉक में वृद्धि से है, शुद्ध वृद्धि से है, यानी कि शुद्ध वृद्धि होनी चाहिए। इसके उत्पादकों की क्षमता बढ़ती है, उससे उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होती है, उत्पादन का स्तर बढ़ता है, संवृद्धि और विकास होता है। शुद्ध निवेश जितना अधिक होगा उतना ही पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि करना सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि भारत जैसे देशों में शुद्ध पूंजी निर्माण से श्रम की बेरोजगारी कम होती है। इसके अतिरिक्त श्रम की प्रति इकाई पूंजी की अतिरिक्त उपलब्धता से श्रम की कार्य क्षमता या उत्पादन में वृद्धि होती है। कहने का अर्थ हमारे यहाँ पे ये है कि जितना शुद्ध निवेश होगा उतनी किसी उत्पादक की पैमाने में वृद्धि होगी, उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होगी, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा और वहाँ पे ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगा, और जितना अधिक डेवलपमेंट होगा तो उनकी पूंजी स्टॉक में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार बहुत ज़्यादा पैदा होगा और लोगों को जैसे बाहर जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी अधिक पाई जाती है वहाँ बेरोजगारी कम होगी और प्रति इकाई जो श्रम की प्रति इकाई उपलब्धता है वो उसमें वृद्धि होगी, तो इससे जो विकास है वो तीव्र गति से होगा। ठीक है, इसके बाद है मूल्यह्रास की धारणा, डेप्रिसिएशन। देखो, परिसंपत्तियाँ, हर चीज़, कोई भी चीज़ है उसके अंदर डेप्रिसिएशन होता है। जैसे मान लो जो परिसंपत्ति, जैसे प्लांट और मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर सामान्य टूट फूट हो जाती है। मान लो कोई पार्ट्स टूट गया या कुछ और हो गया, या कुछ रख रखाव के लिए जो हानि आती है वो हानि को इसके मूल्य में कमी हो जाती है, इनका मूल्य तब घट जाता है। तो इनका जो मूल्य घट जाता है उसे इन दोनों के जोड़ को, सामान्य टूट फूट और अचानक हुई हानि को ही मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें सामान्य टूट फूट और आकस्मिक हानि की सामान्य दर तथा अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण प्रतिसंपत्तियों के उपयोग के मूल्य में कमी होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। अब देखेंगे मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है। इसका अर्थात है प्रक्रिया में स्थिर पूंजी के मूल्य का उपभोग या ह्रास होना, यानी कि जो भी हमारे पास फिक्स पूंजी थी, यानी कि फिक्स जो हमारे पास स्थिर पूंजी है उसके मूल्य में कमी आ जाती है। ठीक है, और वो हानि हो जाती है, तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक मशीनरी 10 लाख रुपए में खरीदी और इसका उपयोग प्रतिशत जीवन की दर 10 वर्ष है, यानी कि 10 वर्ष है, 10 वर्ष तक काम करेगी, और इसके वार्षिक प्रावधान 10 वर्ष के बाद पुनर्स्थापित करने के लिए, तो क्या करेंगे? इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख इसका मूल्य आधारित कोष कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखेंगे अप्रत्याशित अप्रचलन। अप्रत्याशित अप्रचलन की अवधारणा का सविस्तार वर्णन जरूरी है। यह आवश्यक है कि अप्रत्याशित अप्रचलन तथा अप्रत्याशित अप्रचलन, ठीक है, प्रत्याशित और अप्रत्याशित अप्रचलन में अंतर को समझ लिया जाए। अप्रत्याशित अप्रचलन के दो घटक हैं। अप्रत्याशित अप्रचलन की अवधारणा का सविस्तार जरूरी है, तो देखेंगे सबसे पहले प्रत्याशित अप्रचलन, एक्सेप्टेड। ठीक है, तो देखेंगे प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण जब स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है तब उनके मूल्य में हानि हो जाती है। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी है, टीवी बनाने वाला प्लांट जब अप्रचलित हो जाता है तो तब रंगीन बनाने वाली प्रौद्योगिकी की सफल खोज हो जाती है। यानी कि देखो, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था तो लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रंगीन टीवी आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो अप्रचलित हो जाता है ब्लैक एंड वाइट टीवी, तो जो पुरानी मशीनें लगी हुई थी वो सारी उनके मूल्य में हानि हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मांग में परिवर्तन के कारण जब स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है तब भी मूल्य में हानि होती है। उदाहरण के लिए रबड़ के जूते बनाने वाला प्लांट तब अप्रचलित हो जाता है जब रबड़ के जूतों के स्थान पर चमड़ों की जूते की मांग होने लगती है। बिल्कुल, यानी कि अगर पहले हमने मशीन लगाई थी रबड़ के जूते की बनाने की, लेकिन मार्केट में चमड़े के जूते की डिमांड बढ़ गई है, तो जो हमारे पास स्थिर परिसंपत्ति थी वो अप्रचलन हो गई और वो मूल्य में उनके में हानि हो गई है। ठीक है जी, इसके बाद है बाजार की
परिस्थितियों के ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर उत्पादक प्रतिशत अप्रचलन के संबंध में प्रावधान। अब देखेंगे ये हमारा क्या था, प्रत्याशित अप्रचलन, अब ये है अप्रत्याशित अप्रचलन। तो देखिए सबसे पहले तो प्रत्याशित का आपको पता ही लग गया है कि भाई टेक्नोलॉजी चेंजमेंट हो गई है तो प्रत्याशित अप्रचलन हो जाता है, ठीक है। या फिर डिमांड चेंज हो गई है तो भी प्रत्याशित अप्रचलन हो जाता है। अब देखते हैं इसको अप्रत्याशित अप्रचलन, अनएक्सेप्टेड। देखेंगे इसके दो कारण हैं, दो क्या, हाँ दो ही लगा लो। देखो प्राकृतिक विपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ आ गई, उनके कारण कुछ भी हानि हो जाती है। दूसरी आर्थिक मंदी के कारण बाजार मूल्य में गिरावट आ जाती है। तीसरी स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में जो अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण हानि होती है उसे पूंजीगत हानि कहा जाता है। बिल्कुल जी, देखो हानि की पूंजीगत हानि क्यों है, क्योंकि हमने लगाई थी टेक्नोलॉजी किसी चीज़ के लिए लेकिन वो हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण वो खराब हो गई, तो इसलिए हमारे लिए वो पूंजीगत हानि है। यह हानि मूल्य ह्रास और मूल्य हर्षित कोष का भाग नहीं होती, यानी कि जो भी हमने डेप्रिसिएशन के लिए जो अलग रिजर्व बना रखे थे वो हानि नहीं है, ये अलग हानि है, क्योंकि इससे तो हमारा पूरा प्लांट ही खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद है मूल्य हरा मूल्य ह्रास आरक्षित कोष का महत्व। अब इस कोष को जैसा कि आपको पता ही लग रहा होगा कि ये कोष तब बनाते हैं जब डेप्रिसिएशन कुछ होता है तो उसको पूरा करने के लिए पैसे देखते हैं। क्या है मूल्य ह्रास आरक्षित कोष को उद्देश्य उत्पादकों की घिसी पिटी स्थिर परिसंपत्तियों का पुनः स्थापना करना है। यदि इस फंड की स्थापना नहीं की जाती है तो घिसी पिटी संपत्तियों का पुनर्स्थापन नहीं हो सकता है। अन्य बातें समान रहने पर यदि घिसी पिटी परिसंपत्तियों का पुनर्स्थापन नहीं किया जाता है तो इसका अर्थ उत्पादकों के पूंजी स्टॉक का गिरना है, जिसका आगे अर्थ उनकी उत्पादन क्षमता का घटना है। इसके साथ साथ आय व रोजगार का स्तर भी गिरेगा, ठीक है। यह निम्न स्तर संतुलन जान में फंस जाएगी, इसके कारण घटती रहेगी और उत्पादन घटता रहेगा, एक बार फिर आय घटती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही लग रहा है ये हमें कोष बनाते हैं, जो भी हमारे पास हानि होती है उनको इस कोष से पूरा करते हैं। अगर इस कोष को हम नहीं बनाएंगे और उस हानि को पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर पूरा चेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और परवाह, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए अर्थशास्त्र में पूंजी, आय, मुद्रा, बचत, निवेश, ब्याज आदि विस्तृत प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ठीक है जी। इनमें से कुछ स्टॉक अवधारणाएं तथा अन्य प्रभाव अवधारणाएं स्टॉक तथा प्रभाव में भेद करने के लिए जरूरी है, इनके अर्थ समझा जाए। देखो स्टॉक का अर्थ है एक बिंदु पर, मैंने आपको पीछे भी बताया था जो इन्वेंट्री वाला बात आई थी कि स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली मात्रा, ये एक निश्चित बिंदु पर मापी जाएगी स्टॉक की, कि 1 जनवरी 2016 को आपके बैंक के खाते में 1000 हो सकते हैं, 10 जनवरी 2016 को आपके खाते में 5000 हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टॉक और प्रवाह के बीच में परस्पर निर्भरता। यह दर्शाता है कि 1 जनवरी 2016 को आपके खाते में 10,000 जमा है, यह आपकी बचत का स्टॉक है। इस खाते से ऋण व वापसी 500 रुपये प्रति प्रभाव अवधारणा है। इस प्रकार 10,000 प्रति माह जमा भी एक प्रभाव अवधारणा है, यानी कि अगर आपके पास कोई रुपए जमा हैं एक जगह और हम उनको देख रहे हैं तो हमारा स्टॉक है, वो एक बिंदु पर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि इस खाते में ऋण व वापसी अर्थात 500 प्रति माह एक अवधारणा है। अगर हम 500 रुपये लगातार उसके अंदर जमा कर रहे हैं या 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये अवधारणा होगी हमारी, यानी कि हम फ्लो कर रहे हैं। देखो 1000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं, ये हमारा स्टॉक हो गया, एक को 10,000 रुपये, उसके बाद फिर फ्लो हो गया 50 रुपये, फिर विड्रॉल कर लिए हमने, यानी कि हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे स्टॉक और प्रवाह के बीच में एक ये है कि स्टॉक को हम एक निश्चित बिंदु पे मापते हैं, लेकिन प्रवाह हमारा कंटिन्यू चलने वाली चीज़ है, जमा कर रहे हैं निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं निकाल रहे हैं। मैं ना आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। अभी मेरे को है ना थोड़ा सा कि यहाँ पे कैमरा वगैरह और माइक की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मिल नहीं रहे हैं। जैसे ही मेरे को मिलेंगे मैं आपको है ना बिल्कुल डायग्राम से एक एक बोर्ड के ऊपर अच्छे से कराऊंगा। प्लीज़ आप मेरी सारी की सारी वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि मेरा जो एक वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, उससे वो कंप्लीट होने के बाद मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब अच्छे से खुल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी जितनी वीडियो हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप उनको पूरा देखें, बीच में से स्किप ना करें। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आपका सर एक रिक्वेस्ट कर रहा है सर प्लीज़ आपसे, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे स्टार्ट से लास्ट तक पूरी वीडियो, तो 1 से 2 महीने के अंदर मेरा पूरा यूट्यूब चैनल अच्छे से ओपन हो जाएगा और मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं कल। गुड बाय।